अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा व तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा व तालबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. So today we are going to start our next chapter, which is chapter number 2, biological molecules. Okay, so let's begin with our first topic, which is the introduction to biochemistry. So what the biochemistry is? Biochemistry, wait a minute, just let me select the highlight. Okay, biochemistry is the branch of biology which deals with the study of chemical components and the chemical processes in living organisms. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं और जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं। मीन्स टू से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो सारा हम स्टडी करते हैं अंडर बायोकेमिस्ट्री, राइट? A basic knowledge of biochemistry is essential for understanding anatomy, physiology, because all of the structures of an organism have biochemical organization. बायोकेमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूरी है हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी को भी समझने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से उन्होंने दिए हैं? फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड इन बायोकेमिकल टर्म्स। ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि लिपिड हो गए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, DNA, RNA, ऑल ऑफ देम आर केमिकल कंपोनेंट्स, राइट? और फिर जो केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे इन्होंने कुछ नीचे इनलिस्ट भी किए हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, हमारे अंदर डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, या केमिकल रिएक्शंस. All living things are made of certain chemical compound which are generally classified as organic and inorganic. Most important organic compound in living organisms are carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Among inorganic substances are water, carbon dioxide, acid, bases and salts. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिकली इसमें सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं की गई, इसमें ऑल लिविंग थिंग्स की बात की गई है, वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं. केमिकल कंपाउंड्स अब दो तरह के हैं, वन इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. हमने पीछे भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कौन से हैं, ठीक है. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो हमारे पास कौन से हैं? दोज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं हमारे पास? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ये वो एसेंशियल सब्सटेंसेस है जो जिनसे मिलके जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपाउंड्स. Now typically an animal and a bacterial cell consist of the chemicals shown in the table. ये बेसिकली एक कंपैरिजन है बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल का. फर्स्ट कंपोनेंट इज वाटर. बैक्टीरियल सेल में 70 और मेमेलियन सेल में 17. प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल में 15, मेमेलियन सेल में 18. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बैक्टीरियल सेल में 3 हैं, मेमेलियन सेल में 4 हैं. लिपिड्स 2 and 3, DNA 1 and 0.25. RNA जो है बैक्टीरियल सेल में 6 है और मेमेलियन सेल में 1.1. देन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें एंजाइम, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह हैं, वो बैक्टीरियल सेल में 2 है और मेमेलियन सेल में भी 2 है, ठीक है. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस. इनऑर्गेनिक आयंस में कौन से आयंस है? बेसिकली मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है. उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है, दोनों में 1% है. अब द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स
upon its ability to take some chemicals from its environment and use them to make chemicals of its living matter. ठीक है, अच्छा, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर मिलियन ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि हर ऑर्गन के अपने अलग अलग रिएक्शंस हैं, और हमारी बॉडी को जितने भी मैंने ऊपर केमिकल कंपोनेंट्स बताए हैं वो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। लाइक द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम, ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए रहने के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि वो इन्वायरमेंट से कुछ केमिकल्स ले, उनको यूज़ करे और अपने केमिकल्स बनाए अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितनी उसको ज़रूरत है। फॉर दिस रीजन सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेज एंड चेंजिंग दैम केमिकली इन वेरियस वेज। इसको आगे भी पढ़ते हैं, लाइक बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल्स एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड्स। लाइफ इन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द ceaseless chemical activities in its cells. The chemical activity is maintained with a high degree of organization. All the chemical reactions taking place within the cells are collectively called as metabolism. Okay, so अब आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक अपना जो है वो अपने डिफरेंट तरह के उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे प्लांट्स की एग्जांपल ले ले, वो अपनी फूड किस तरह प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं अपनी फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट, ठीक है। और अब जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी फूड किधर से वो अपनी खुराक किधर से लेते हैं, वो एनर्जी किधर से लेते हैं, वो जो है केमिकल जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी फूड खाते हैं, फूड लेते हैं कोई भी तरह की, वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स है ना वो सारे, तो जब उनकी आगे ब्रेक डाउन होती है तब हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं उसको हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस थिंग, ओके। अब ये जो है ये आगे दो तरह के मेटाबॉलिज्म के आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड द अदर वन इज एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं। दोज रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन से, जिनके अंदर हमारे पास कोई सिंपलर यूनिट है, ठीक है, वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलर। हमारे पास सिंपलर चीज पड़ी है, वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बिगर थिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, जाहिर सी बात है, आप जब एक बड़ी चीज बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड्स एनर्जी, ठीक है। अब द सेकंड कैटाबॉलिज्म क्या है? Catabolism is the energy is released by the breakdown of complex molecules into simpler ones such as reactions. Such reactions are called as catabolic reaction. एनाबॉलिज्म तो हमने पढ़ लिया कि सिंपलर सब्सटेंसेस को जब हम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं, ठीक है। प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म, ठीक है। और ये जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। सेकंड हमारे पास जो है, जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको हम तोड़कर सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैटाबॉलिज्म होती है। उन रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और कैटाबॉलिज्म में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। जब हम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करवा के उसको सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी भी, कॉम्प्लेक्स के पास तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी ना, तो फिर क्या होती है, एनर्जी की रिलीज होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिज्म catabolic reaction go hand in hand in living cells, ठीक है। complex molecules are broken down and the resulting smaller molecules are reused to form new complex molecules। अब complex क्या बताया गया कि complex molecules जो है वो टूटते रहते हैं, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन होती रहती है और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वही जो है वो रीयूज हो जाते हैं न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। Interconversions of carbohydrate, proteins and lipids that occur continuously in living cells are examples of coordinated catabolic and anabolic activities, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की जो इंटरकन्वर्जन हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली हमारी सेल्स के अंदर होती रहती है, वो एग्जांपल है कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड
एनाबॉलिक रिएक्शंस की मीन्स कि एक तरफ कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, दूसरी साइड पे एनाबॉलिज्म हो रही होती है। जब एक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है तो दोबारा रीयूज होके एक न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये है कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। सो कार्बन is the first of all it is an important element, essential element, it is the basic element of organic compound। ठीक है, बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। इसके यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है वो स्केलेटन ऑफ लाइफ में सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्या होता है? बेसिकली टेट्रा मीन्स 4 और वेलेंट का मीन्स वैलेंसी से निकला है, दैट इट मेक्स 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम, राइट। सो कार्बन हैव द कैपेसिटी, हैव द टेंडेंसी टू मेक्स 4 बॉन्ड, ठीक है, एट अ टाइम। तो वो बॉन्ड किसी के साथ भी बना सकते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं एट अ टाइम। 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। It can react with many other non-elements forming covalent bonds। यही बात लिखिए कि it can react with other elements, ठीक है, और वो covalent bond बनाते हैं। covalent bond क्या है? बेसिकली जब दो कार्बन कार्बन का जब आपस में बॉन्ड बनते हैं तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाउ व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइंस विद 4 एटम और रेडिकल्स, द 4 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली और इन अ टेट्राहाइड्रॉन एंड रिजल्ट टू गिव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में जब एक कार्बन एटम आगे 4 एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं तो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। ठीक है, द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स मेक्स इट अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। इसकी टेट्रावेलेंसी की वजह से, टेट्रावेलेंट होने की वजह से इसके पास ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स की। और ये स्ट्रक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल में ही। कार्बन एटम कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच एंड और अनब्रांच चेन और रिंग्स। कार्बन जो है वो कंबाइन करता है और वो एक स्टेबल ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन और रिंग्स भी बना लेता है। ठीक है, मतलब कि ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना लेता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर भी। द एबिलिटी ऑफ कार्बन इज अनब्रांच्ड और रिंग बेसिकली एक में ही आ जाएंगे। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आगे फिगर में बताया कि ये जो है कार्बन ने बॉन्ड्स बनाए हैं। अनब्रांच, फर्स्ट इज द अनब्रांच चेन, ठीक है, इसकी ओके वेट अ मिनट, ये अनब्रांच चेन है, ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच चेन है। Okay. Just wait a minute, let me open that page. ओके, अब आगे बताया गया है कि कार्बन कॉमनली कंबाइन करता है, हमारे पास कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर के साथ कंबाइन करता है। कॉम्बिनेशन विद दीज एंड अदर एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो एक मेजर सेलुलर एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके दिस वन। नेक्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएट्स इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड लिंकेज। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंक करेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अमीनो एसिड्स के अंदर जो है कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ होता है और जिस बॉन्ड के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
और जब वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा, और आपको पता है प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्ट्रक्चर. So carbon combine with nitrogen in amino acids linkage to form peptide bonds and form proteins, which are very important due to their diversity in structure and function. So large organic molecules like macromolecules such as cellulose, fats, proteins are generally insoluble in water, hence they form structures of cells. अब कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, जैसे कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो जैसे कि सेलुलोज हो गया हमारे पास, फैट हो गया, प्रोटीन्स होगी, ये इनसोल्यूबल इन वाटर हैं, तो ये क्या करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ they also serve as storage for smaller molecule like glucose which in turn are responsible for providing energy to the body. और ये सर्व करते हैं स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, जो कि इन टर्न क्या है, एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को. Next is the small molecules such as glucose, amino acid, fatty acid serves either as a source of energy. जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ऊपर हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात की, मैक्रो मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स हैविंग दी हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वो कौन कौन से थे हमारे पास, सेलुलोज थे, फैट्स थी, एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये हमें क्या करते हैं, ये एनर्जी का एक सोर्स है. ठीक है, और एज सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या फिर ये सब यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं, जो फिर बाद में मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. Some small molecules are so unstable that they are immediately broken down to release energy. कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो बहुत अनस्टेबल होते हैं कि वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए. और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जब सपोज कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सच सब्सटेंसेस सर्व एज अ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन. अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर को, इसकी प्रॉपर्टीज हैं. वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. वाटर जो है वो लाइफ का एक मीडियम है, ठीक है, रहने का जरिया है. जैसे कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस नीड वाटर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक अबंडेंट, एक असेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. It varies from 65 to 89% in different living organism. ये इसकी परसेंटेज क्या है, 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी करती है. ठीक है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, उन्होंने एक फिक्स रेशियो बता दी आपको. ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% ऑफ वाटर इन सेल बॉन्ड्स. ह्यूमन के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर वाटर कितना है, 20%. ठीक है, और एंड 85% इन ब्रेन सेल्स, और ब्रेन सेल में कितना है, 85%. ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या अदर रिएक्शंस हैं, बेसिकली सेल के अंदर वो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. उनको वाटर चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. ठीक है, वाटर इज नेसेसरी, इसीलिए उसको कहा गया वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. It also takes part in many biochemical reactions such as hydrolysis of macromolecules. Water जो है वो necessary है इसलिए भी कि ये हाइड्रोलिसिस मैक्रोमोलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस की ब्रेकडाउन में भी necessary है. ठीक है, it can also used as a raw material in photosynthesis. photosynthesis की as a raw material भी यूज होता है photosynthesis के प्रोसेस में. मैंने आपको पीछे भी बताया कि what is photosynthesis, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है. अब इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज. ओके, फर्स्ट लाइन इज ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस. इसकी पोलैरिटी की वजह से, ठीक है, ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस. वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का भी नाम दिया जाता है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी. ठीक है, बिकॉज इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स है, जब वो डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस. ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया है. और यहाँ पे लिखा हुआ इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस. नाउ आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. फिर उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में. Non-ionic substances have charge groups in their molecules are dispersed in water. When in solution, ions and molecules move randomly and are in a more favorable state to react with other molecules and ions. Ionic molecule को जब water में dissolve करते हैं तो वो dissociate हो जाते हैं into ions. It is because of this property of water that almost all reactions in the cell occur in aqueous medium. ये क्यों है,
इसके प्रॉपर्टी ऐसे बिकॉज ऑल द रिएक्शंस इन दिस सेल अकर इन एक्वियस मीडियम लाइक वाटर जो है वो चाहिए। एक्वियस मीडियम में कोई भी रिएक्शन जब होगा तो उसको एक्वियस मीडियम की जरूरत है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, लाइक ऑल द रिएक्शंस रिक्वायर्स वाटर रिक्वायर्स एक्वियस मीडियम, ठीक है। इन सेल ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम व्हिच वर्क्स इन एक्वियस मीडियम। फिर उसके बाद एक सेकंड थिंग भी यहाँ पे है कि जितने भी एंजाइम है हमारी बॉडी में, आपको पता है एंजाइम जो है वो बहुत उनके फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर। केमिकल रिएक्शंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि एंजाइम कैटेलाइज करवाते हैं, जिन रिएक्शंस को एंजाइम प्रोसीड करवाते हैं, कैटेलाइज करवाते हैं, उनको भी एक्वियस एनवायरनमेंट की जरूरत होती है बिकॉज एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं एक्वियस एनवायरनमेंट पे, ठीक है। एंजाइम ऑल्सो नीड एक्वियस मीडियम। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज फैट्स आर इंसोल्यूबल इन वाटर। कुछ ऐसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि फैट्स हैं, ये इंसोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच मेक कंपार्टमेंट्स इन द सेल। ये मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करते हैं सेल के अंदर। आपको पता है ना जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स है, लाइक न्यूक्लियस के गिर्द भी बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि क्या बनाती है, विच में कंपार्टमेंट्स इन दी सेल, सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बनाती है ताकि एक चीज़ दूसरे से थोड़ी सी अलग रहे। इसकी जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, प्रॉपर्टी है वो है हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी? वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद द मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अच्छा, वाटर का क्या करता है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है मच ऑफ द हीट, ठीक है। जब वाटर की एबिलिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जब और अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो उसके टेम्परेचर में एक मिनिमम चेंज आएगा, ठीक है। आगे जो इसकी एक डेफिनेशन भी है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The specific heat capacity of water is the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degrees Celsius is 1. Okay, let me explain you this thing. जैसे कि अब आप सपोज कर लें आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर क्या बताया हुआ है इन्होंने, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आप उसको हीट अप करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। राइज कर जाएगा मतलब चेंज हो जाएगा, एक यूनिट इंक्रीज करेगा। उन्होंने बोला है 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस इज 1 मीन्स कि एक जो है पॉइंट उसमें चेंज आएगा, 15 से उसका टेम्परेचर 16 डिग्री पे राइज कर गया अगर हम आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है। तो इसके लिए कितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है, 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट्स टेम्परेचर, ठीक है। जब दिस इज बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। वाटर थर्स वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट लिविंग मटीरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो एज अ थर्मल स्टेबलाइजर भी काम करता है, ठीक है। हमारे पास 1 ग्राम उन्होंने कहा था वाटर है, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। उसको एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट हुई है, हमारे पास 1 कैलोरी जो एनर्जी की रिक्वायर हुई है हमें उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज करने के लिए। तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया जब हमने 15 से मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का उसमें चेंज आया। Next is the heat of vaporization. Okay, heat of vaporization, water absorbs much heat as it changes from liquid to gas. Vaporization का आपको पता चल रहा है, vaporization का क्या process है, the process of conversion of liquid into vapors, ठीक है। water को है जो water को है वाटर एब्जॉर्ब करता है मच एनर्जी, ठीक है, चेंज होने के लिए फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड। ये एक्सप्रेस किस यूनिट में होता है, कैलोरीज में होता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 कैलोरीज पर केजी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग 574 kilocalories per kg, which plays an important role in the regulation of heat produced by oxidation. अच्छा, अब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन हमारे पास है आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। अब ऊपर क्या बात की गई है कि 1 kg ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 574 किलो कैलोरीज पर केजी।
which plays important role. Okay, it is provided cooling effects to plants when water is transpired, or to animals when water is perspired. Evaporation of only 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 ml of by 1 degree Celsius. अब ये क्या बात की गई है, सपोज आपके पास 1000 ml जो है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, 1000 ml ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें से जब आप 2 ml ऑफ वाटर को इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कितना लोअर हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। जब आपने 2 ml को इवेपोरेट कर दिया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लोअर हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बचा, 998 ml, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे एक बात की गई है, कूलिंग इफेक्ट की बात की गई है। इसका ये मतलब है कि जब हम टेम्परेचर को सॉरी जब हम इवेपोरेशन करवाते हैं ना, ठीक है, ओके सॉरी वो मैंने आपको वेपोराइजेशन कह दिया, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम इसको इवेपोरेट करवाते हैं, वाटर की वेपोराइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट लोअर्स द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लोअर होगा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर के कम होने से कूलिंग इफेक्ट आता है, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट आता जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। the water molecules ionize to form hydrogen and hydroxyl ions। water जो molecules जो है वो ionize हो जाते हैं। water का chemical formula क्या है, as you all know that H2O is the chemical formula of water। जब हम water को dissolve करते हैं, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। तो आयंस कौन से हमारे पास फिर H2 और सॉरी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी H2 में नहीं, ठीक है, H2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयंस में, ठीक है, sorry let me okay this reaction is reversible but an equilibrium is maintained। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। रिवर्स क्या मतलब कि ये रिएक्शन जो है रिवर्स भी जा सकता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। At 25 degree Celsius the concentration of each of hydrogen and hydroxyl ions in pure water is about 10-7 mole per liters, ठीक है। ये उन्होंने बताई है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की 10-7 मोल्स पर लीटर। दी हाइड्रोजन and hydroxyl ions affect and take part in many of the reactions that occurs in cells। The last property of water is protection। Water is effective lubricant that provide protection against damage resulting from friction। ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। आपको पता है जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके जो वो सराउंड किए होते हैं किसी भी एक्वस मीडियम से, लिक्विड मीडियम से, क्यों, क्योंकि ये उसके लुब्रिकेशन करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डैमेज से। फॉर एग्जांपल टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आइज फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड। जब हम आईलिड्स को रब करते हैं तो आपको पता है हमारी आंखों के गिर्द भी एक लिक्विड आ जाता है जिसको हम टीयर्स का नाम देते हैं, वो बेसिकली आइज की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। वाटर आल्सो फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स। जैसे मैंने बताया कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके वो सराउंडेड हैं फ्लूइड से, ठीक है, दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। किसी भी किस्म की इंजरी ट्रॉमा से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो नेक्स्ट थिंग है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Okay, here are some important short questions and objective। The covalent bond between two monosaccharides are glycosidic bond, जैसे मैंने आपको अभी बताया glycosidic bond का। Okay, the specific heat of vaporization is, वैसे ये जो फर्स्ट MCQ है इसको आप फर्दर आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। Okay, glycosidic bond, the specific heat of vaporization of water हमने अभी पढ़ी 574 किलो कैलोरी per kg। Water has high heat capacity because of hydrogen bonding। Short questions जो है हमारे पास, what are anabolism, anabolic and catabolic reaction। Anabolic reactions मैंने आपको बताया है those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances, ठीक है, जिसमें simpler substances को combine करते हैं complex substances बनाने के लिए, इसको anabolism बोलते हैं। और ये कौन से और these reactions absorb energy, for example photosynthesis। नेक्स्ट वन इज कैटाबोलिज्म। ये क्या है,
Catabolisms are those reactions in which complex molecules are broken down into simpler ones, are called as catabolic reactions, and energy is released in these reactions. मैंने आपको बताया कि कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं. ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ऐसे रिएक्शन जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को आगे उनकी ब्रेकडाउन करवा दी जाए सिंपलर यूनिट्स में, इसमें एनर्जी रिलीज होती है. इसकी एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन, रेस्पिरेशन है. लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. मैंने आपको एक्सप्लेन किया. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड हीट की रिक्वायरमेंट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए वाटर को, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए. वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और जिसमें भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन 574 किलो कैलोरी पर kg, which plays an important role in the regulation of heat production by oxidation. आगे importance क्या है? It, this is it, provides cooling effect to plants when water is transpired, or to animal when water is perspired. This is all about today. These are the important short questions and objective. Thank you so much. Allah Hafiz.